ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक्सिस माई इंडिया के चुनाव विश्लेषक प्रदीप गुप्ता के साथ भेंट वार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। इन दिनों एक किताब प्रकाशित हुई है, मोदी एट 20। यह बहुत चर्चित हुई है। इस बहुचर्चित पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं पर विशेष तौर पर चर्चा की गई है। इस किताब में चुनाव सुधार की दिशा में मोदी जी ने जो बदलाव लाने की कोशिश की है, उस पर भी खास अध्याय है। आज की विशेष बातचीत में उसी अध्याय के लेखक प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। प्रदीप जी, आपकी ख्याति चुनावी विश्लेषक के तौर पर है। इन दिनों की चर्चित पुस्तक मोदी एट 20 में आपने भी एक अध्याय लिखा है, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है वह। अपने इस अध्याय में आपने बताया है कि स्वाधीन भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी संभवतः पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने चुनाव और चुनाव सुधार की दिशा में अभूतपूर्व बदलाव लाने में कामयाब रहे हैं। आखिर यह बदलाव कैसे हुआ? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव कोई भी हो, चुनाव विनिंग द इलेक्शन मतलब विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल है। हमारी जो स्टडी सजेस्ट करती है, लोग किसी को ऐसे ही वोट नहीं देते और ऐसे ही नहीं जिताते हैं, वो भी लगातार। मोदी जी की बात करें तो 3 विधानसभा के चुनाव और 2 लोकसभा के चुनाव, 5 इलेक्शंस लगातार जीतते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज तक अपोजिशन बेंचेस पे नहीं बैठे हैं। इसका मतलब है अपोजिशन बेंच पे बैठना या रूलिंग पार्टी के तौर पे उभरना, ये तो लोगों के हाथ में है। इसका मतलब लोगों ने अपना भरपूर समर्थन दिया और सुनिश्चित किया कि वो हमेशा रूल करें जी। तो इसकी जो मुख्य वजह जो हमारी स्टडी बताती है, 2 चीजें हैं बड़ी, जो मोदी जी के संदर्भ में एक थोड़ी सी अनोखी है बट बेसिक फंडामेंटल्स है। जैसे कि एक है उनकी जो कार्यशैली है या राजनीति है, वो ह्यूमन पॉलिटिक्स है, यानी मानवता आधारित। और दूसरी बात है कि रिपोर्ट कार्ड सिस्टम, यानी कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको जिस भी चेयर के लिए चुना गया और आप जिस भी चेयर पे बैठे हैं, वो या सीएम की हो या वो पीएम की हो, उस चेयर से, उस ऑफिस से कुछ निश्चित जिम्मेदारियां हैं। तो वो जिम्मेदारियां आपने कितने अच्छे से निर्वहन किया है, जनता उसके आधार पे आपको अगली बार चुने या ना चुने, उस पर निर्भर करता है। तो ये 2 मुख्य बातें हैं जो मोदी जी को बाकी सब राजनेताओं से एकदम अलग करती है जी। अब हम उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं मैं। जब मैं कहता हूं कि मानवता आधारित, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है कि यदि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता जब भी आपको चुनती है तो जनता अपने जनप्रतिनिधि के तौर पे आपको चुनती है। तो जब तक आप उस जनता की आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं और सबसे बड़ी चीज जरूरतों को ना समझें, तो फिर आप किस बात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो इसकी बात जब करें कि क्या आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और आशाएं हैं एक सरकार से जब लोग चुन के भेजते हैं, तो पिछले 70 साल से आप देखिए 70% जनता से भी ज्यादा, 70% जनता का मतलब है 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग जो हैं वो रूरल है और उसमें करीब करीब सारे के सारे खुले शौच में जाते थे। एक बात। दूसरा, रूरल की बात करें, वापस 80 करोड़ लोगों को हर घर नल है, जिसकी उन्होंने चर्चा की और अब बड़े स्तर पे उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना शुरू हुआ है कि किसको ये नहीं पता है कि ये 80 करोड़ लोग या ये रूरल इंडिया में घरों में पानी नहीं आता है नल के द्वारा, जबकि अर्बन में जो करीब 40 करोड़ है उस हिसाब से देखें तो वहां पर नल से पानी आता है, वो व्यवस्था है। तो पानी की समस्या, शौच की समस्या, उससे और आगे चलें तो वही 80 करोड़ जो लोग हैं वो उनका खाना बनाने की प्रक्रिया क्या थी, जिसको हम कहते हैं कि स्मोक फिल्ड किचन्स। इसका मतलब यह है कि लकड़ी या कोयला, इसके ऊपर उनका चूल्हा जलता था। ये भी किसी को पता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये देखिए कि देश के अंदर महिलाएं अपने घर के मुखिया या पुरुष के ऊपर बड़ी संख्या, मैं जब बड़ी संख्या की बात कर रहा हूं तो करीब 80%
महिलाएं जो है घरों में वो अपने पुरुष के ऊपर, उनकी आय के ऊपर उनका जीवन निर्भर करता है। इसका मतलब क्या किया उन्होंने कि जब जनधन अकाउंट खोला और जब सबके खाते खुले और उसके अंदर डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होना चालू हुआ तो महिलाओं के हाथों में पैसा आया। ऐसा नहीं कि महिलाएं काम नहीं कर रही थी, महिलाएं काम करती थी, बट फिर भी पैसा ज्यादा करके केसों में पुरुषों के हाथ में जाता था। प्रदीप जी, कि ये सब ह्यूमन अप्रोच जो है ये तो है, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ज्यादा इसको अपनाया है। इसके पहले जो गुजरात में उनकी लगातार 3 जीतें हुई और एक जीत तो ऐसी थी कि जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि हो सकती है इतनी बड़ी जीत, शायद 2007 वाली। तो इन सब जीतों के पीछे का क्या कारण रहा है? आप चुनावी विश्लेषक हैं और चुनावी नजरियों से आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं वही जानना चाह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि के तौर पे अब जब आप वोट मांगने जाते हैं जनता से तो वही सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है। गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में जैसे ही उन्होंने 2001 में मुख्यमंत्री की ऑफिस ज्वाइन किया तभी अर्थक्वेक आया भुज के अंदर। आप देखिए, आप पाएंगे इससे कि वहां पर खुद खड़े होके, और उस समय की जो दिवाली में, जो अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने देखा होगा अधिकांश दिवाली वो सेना के जवानों के साथ बिताते हैं, ठीक? जी हाँ। उसी समय उन्होंने अपनी दिवाली भूकंप पीड़ित लोगों के साथ बिताई। उनका जो प्रबंधन था, प्रशासन था, उसके चलते उसको स्ट्रिक्ट आदेश थे 1 साल के अंदर इनमें जो भी मुसीबतें हुई है भूकंप के चलते वो सारी की सारी रिस्टोर हुई। उसके बाद नर्मदा का पानी, जो मैं हर घर नल की बात कर रहा हूँ, जी हाँ। उस समय गुजरात के अंदर बहुत बड़ी वाटर स्केर्सिटी थी, पानी की बहुत कमी थी। तो वो आप जो देखेंगे साबरमती रिवर फ्रंट से लेके जो नर्मदा का पानी को पहुंचाना गुजरात के अंदर, वो उसी का एक प्रयास था जी। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में वैसे सबसे बड़ी समस्या होती थी जो पुराने समय में इंडिया में, और गुजरात में जब मोदी जी ने ज्वाइन किया तब तक भी होती थी कि लोग अपने घर की बच्चियों को पढ़ाने नहीं भेजते थे। बिल्कुल। मोदी जी ने खुद स्कूल में जाके, घरों में जाके ये सुनिश्चित किया कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजा जाए। तो वापस वही बात हो गई कि इलेक्शन जो भी हो, जब तक आप जनता के समक्ष उनके संकट में उनकी समस्याओं को और उनकी जरूरतों को जानते हैं, और उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पुराने जमाने में ये आपने काफी सुना होगा कि देखो 5 साल तक तो ये नजर ही नहीं आते, एक बार जस्ट वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल तक नजर नहीं आते। यहाँ के रोड, बिजली, पानी, जो मुख्य बेसिक जिसको फंडामेंटल नीड्स होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और पीडीएस, इसकी हालत इतनी खराब होती थी कि आपने भी देखा होगा सड़कों की हालत कैसी थी। और 20 साल पहले भी गुजरात की सड़कों को और गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि गुजरात में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो चीजें ह्यूमन पॉलिटिक्स की, जनता की जो जरूरत है उसी को तो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी को तो पूरा करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, बहुत बड़ी बात, आप तो बहुत क्लोजली देखते रहे भारतीय राजनेताओं को, लेकिन उत्तर भारत के एक बड़े राजनेता थे, वो कहा करते थे कि विकास वोट की गारंटी नहीं है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने इस धारणा को भी बदल कर रख दिया है? मैं कहूंगा पूरी तरह से बदल दिया। वापस मैं कह रहा हूँ, विकास नहीं तो आप करेंगे क्या कुर्सी पे बैठ के? जी, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बड़ी कंप्लेंट थी कि 5 साल तक साहब आप दर्शन ही नहीं देते, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। अब आप मोदी जी के संदर्भ में पाएंगे कि जो शिकायत भी जिस सेक्टर से या जहां से भी आती होगी तो वो ये आती है कि आपने ये क्यों कर दिया। ये कभी नहीं आती कि आपने ये क्यों नहीं किया या आप नजर नहीं आते। तो ये जो बड़ी चीजें कि विकास नहीं तो आप करेंगे क्या। मैं कह रहा हूं, आपने यदि एक पेन खरीदा है और पेन यदि चले ही नहीं तो आप तो उसको डस्टबिन में फेंकेंगे ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है एक मानव के मस्तिष्क के काम करने कि आप जिस चीज के लिए बने हैं या जिस चीज के लिए आपने उनको वोट किया है वो यदि आप ना करें तो क्या करें। और उसके चलते जो भी चीज आप करते हैं, आपने देखा होगा राजनीति को जो है, पुराने समय में ज्यादा पुराने की जरूरत नहीं, एक 15-20 साल पहले से लोग ये कहते थे कि पॉलिटिक्स तो गुंडा, मनी पावर, मसल पावर, और एक राजनेताओं को आज भी देखा जाता है उस नजरिए से, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। अब आप पाएंगे कि बहुत बड़ी संख्या में
प्रोफेशनल्स है। पहले गिने चुने 1, 2, 4 प्रोफेशनल्स होते थे, अब वो 1, 2, 4 की संख्या यदि आप 10 में बात करें तो 7 और 8 तक चली गई है। प्रदीप जी, मैं यहाँ ये एक बहुत चीज याद बड़ा- दिलाना चाहूंगा। मोदी जी ने 2001 के अक्टूबर में गुजरात की कमान संभाल ली, 2002 में विधानसभा चुनाव जीता। इसके ठीक एक साल बाद आप याद करेंगे 2003 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में भी बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं, बिजली सड़क पानी का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और बड़ी अभूतपूर्व बहुमत के साथ तीनों राज्यों में लौट करके आई थी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो चुनाव सुधार और चुनाव के साथ विकास को जोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसका भी असर उन चुनाव में दिखा? हाँ, उन चुनाव में मैं कहूंगा कि बिल्कुल जरूर दिखा वो, लेकिन एक बेंचमार्क होता है जी। जब एक आप आयाम स्थापित करते हैं कि गवर्नेंस करके ये मैंने किया, तो नेचुरली बेंचमार्क का मतलब ही है कि उसके चारों तरफ के जो लोग होते हैं, आजू बाजू के राज्य हो या पूरा देश हो, वो उसकी तरफ देखना चालू कर देते हैं और उन बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। तो ये सारे विकास के ही सारे के सारे काम थे। आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी कि पुराने पॉलिटिशियंस जितने भी थे, उनके ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, गुंडा, मनी पावर, मसल पावर, और एक और समस्या आती थी परिवारवाद की। जी। तो आप इस पर्टिकुलर सेंस में जाएंगे कि मोदी जी के केस में वो भी नहीं है कि परिवारवाद का उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। और जो पुरानी सरकारें रही वो ज्यादा, चाहे गुजरात की बात हो या देश की बात हो, कि उन्होंने राजनीति को परिवार से निकल के जन जन की राजनीति को बना दिया। मुझे याद आता है प्रदीप जी, मैं राजस्थान में वसुंधरा जी का शपथ ग्रहण कवर करने गया था, 2003 की बात कर रहा हूँ। उसमें मोदी जी भी आए थे अतिथि के तौर पर, और जैसे ही वो पहुंचे वहां, तो वहां नारा लगने लगा था, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। तो कहीं न कहीं जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इंडोर्स करना चाहता हूँ कि वो बातें कहीं न कहीं जो विकास की राजनीति, जो आप ह्यूमन टच की बात कर रहे हैं, वो बढ़ने लगी थी। और एक चीज और है प्रदीप जी, कई बार क्या होता है कि राजनेता विकास तो करते हैं, ह्यूमन टच की बात भी करते हैं, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। आखिर मोदी जी के व्यक्तित्व में ऐसा क्या है? जैसा कि आपने अपने अध्याय में लिखा भी है कि गुजरात की न्याय यात्रा, लोक शक्ति यात्रा, रथ यात्रा, ये सब में उनकी बड़ी भूमिका रही। तो क्या इन यात्राओं के जरिए उन्होंने लोगों से सीधे सीधे लोगों के दिलों से तार अपने जोड़ लिए और फिर उसका नतीजा चुनाव सुधार की दिशा में अभूतपूर्व बदलाव के रूप में दिख रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, और इसका मैंने अपनी पुस्तक में जिक्र भी किया है। यात्रा का मतलब यात्रा नहीं है, यात्रा का मतलब है लोगों को समझना, उनकी जरूरतों को समझना, उनकी आकांक्षाओं को समझना। आप ये देखिए, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में बैरिस्टरशिप की प्रैक्टिस करके वापस आए, वो 15 साल बैरिस्टरशिप, और उनको देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़नी थी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? पूरे के पूरे 2 साल तक उन्होंने इंडिया की यात्रा की, और 3rd क्लास में की। उस समय 3rd क्लास बहुत निम्न स्तर का माना जाता था ट्रेन के अंदर। और यात्रा की, इसका मतलब क्या है कि देश में जब तक उन लोगों को समझे नहीं, तो उन लोगों को उनकी जरूरतों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। कोई एक आंदोलन तो इतने करीब 1915 की जब बात करें तो 150 साल से आंदोलन चल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन वही चीज को उन्होंने समझा कि ये इसको जन जन का आंदोलन बनाना पड़ेगा। सेम गोज विद मोदी जी, कि मोदी जी ने अपने 17 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया और करीब करीब पूरे भारत का भ्रमण किया, इंक्लूडिंग हिमालय। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत की, जब तक आप चीजों को बोलते हैं ना कि पिच को, जिस मैदान पे आपको खेलना हो, उस मैदान को ना समझे तो फिर मुश्किल है आपका खेल पाना या सफल हो पाना। तो उन्होंने इतनी यात्राएं की। आप एक छोटे से छोटे चुनाव को ले लीजिए, 1987 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आए संघ प्रचारक के बाद, तो सबसे पहला काम था अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी उनको दी गई, अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के चुनाव की, जो कि इस परिप्रेक्ष्य में बात करें 1987 की हम बात कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी के देहांत के बाद जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर 1985 में हर जगह कांग्रेस का बोलबाला था, और गुजरात में तो कांग्रेस ने हमेशा
182 में से 150 सीट के आसपास जीती हैं। इतनी स्ट्रांग थी कांग्रेस, और अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी आज तक नहीं जीता था कभी भी कांग्रेस के अलावा किसी ने। तो मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जितवाया। कहने का मतलब ये है कि चुनाव चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे लोकसभा का हो, मुद्दा है कि भाई चुनाव का मतलब ये है कि जनता आपको जनप्रतिनिधि बना रही है। तो जब तक आप उस जिम्मेदारी को पूरा ना करें तो फिर तो जनता क्यों देगी आपको वोट। थोड़ा सा आपकी ओर से एक स्पष्टीकरण चाहिए कि ये जो यात्राएं हैं सिर्फ क्या वो राजनीतिक पिच देखने का जरिया बनी या लोगों के दिलों तक जुड़ने का भी जरिया बनी? नहीं, बिल्कुल लोगों के दिलों तक ही जुड़ने का जरिया बनी। और तो और आप इस बात से अंदाज लगाइए कि आप कैसे एक महिला है, खासकर निम्न वर्ग की महिला, वो कहाँ मेन स्ट्रीम में जुड़ पाती है, कहाँ कितना नेताओं से दूर रहती है। तो एक होती है नाम की यात्रा, एक होती है काम की यात्रा। तो जब तक आप उनके घरों में ना जाएं, जब तक उसमें थोड़ा समय बिताना जरूरी है। देखो, दो तरह की यात्रा, एक होता है दर्शन, कि आप गए और चारों तरफ घूम के आ गए, उसको हम बोलते हैं मुंबई दर्शन, दिल्ली दर्शन, है ना, जब हम टूरिज्म के लिए जाते हैं। और एक होती है यात्रा जो कि उसका कोई पर्पस होता है, उद्देश्य ये होता है कि हम यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को समझने के लिए, उनकी जरूरतों को समझने के लिए, उनका जीवन कैसे व्यापन करते हैं लोग। तभी तो आप जब उस चेयर पे बैठे तो उनको सब कुछ पता है। अब आते हैं कि वो जब विदेश की यात्रा जाते हैं, कि अभी का ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, डेनमार्क का ले लीजिए। डेनमार्क के विजिट में या उसके पहले भी तमाम विजिट में जब जो जाते हैं, आप ये मानेंगे हमेशा इंडियन डायस्पोरा के साथ वो कनेक्ट होते हैं जी, उनको समझने की कोशिश करते हैं। और डेनमार्क में इस बार मैं देख रहा था 5 मिनट के अपने लोगों के साथ मिलने के समय उन्होंने 10 बार ये कहा कि क्या आप मेरा एक काम करोगे, क्या मेरा एक काम करोगे, ऐसा 10 बार कहा, जब तक उन्होंने कन्विक्शन के साथ हाँ नहीं कर दिया। और काम कौन सा बताया कि आप मुझसे ये वादा करो कि एक एनआरआई कम से कम 5 लोगों को जो इंडिया नहीं आए हैं, विदेशी को आप इंडिया भेजोगे। वहां तो कोई चुनाव नहीं है, चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, बट वो बोलते हैं ना कि ही लिव्स फॉर कंट्री एंड कंट्री मैन। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में यदि ये हो जाए, जितने भी इंडियंस बाहर है एनआरआई, और वो 5-5 भेज दें, तो आप उसका मतलब समझ रहे हैं कितना विदेशी मुद्रा आएगी। मतलब कह सकते हैं कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो कनेक्टिविटी के संदर्भ में बहुआयामी है, कि कहाँ कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, ये वो बखूबी जानते हैं। मुझे यहाँ याद आता है, जो संचारक हैं और संचार के विशेषज्ञ हैं, मीडिया विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि भारतीय राजनीति में गांधी से बड़ा कोई संचारक नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि मोदी जी उसी राह पर बड़े संचारक हैं, बड़े कनेक्टर हैं? मैंने बिल्कुल अपने उसमें लिखा है कि गांधी जी के बाद मोदी जी ही ऐसे हैं, और बल्कि इन्होंने उसको एक कदम और आगे लेके गए। किस साइंस में, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी गांधी जी से आगे बढ़ गए, बट गांधी जी की अपनी एक लिमिटेशन थी। वो कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, जैसे कहते हैं ना अपोजिशन में, वो उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो किसी तरह का रूल करके कोई नियम कानून बना के कोई पॉलिसी बना दें। लेकिन मोदी जी के संदर्भ में पहले तो उनका जो जीवन था 2001 तक उन्होंने पूरा का पूरा जैसे गांधी जी ने दिया वैसे ही दिया, यानी सब जगह जाना, मिलना और प्रचारक का काम करना। लेकिन जब वो प्रशासन में आए, सरकार में आए, तो उन सारी जो समस्याएं थी उनका निपटाया इतनी बड़ी तरह से कि आप ये देखिए, आप सोच नहीं सकते। पहले भी आवास योजना थी, मोदी जी ने क्या किया, उसको बोला कि कंपलसरी वुमेन करो। तो आज स्थिति यह है, गरीब महिला के नाम पे घर का होना, 68% महिलाओं के पास आज पीएम आवास योजना के तहत उनके नाम पे घर है। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते इस स्कूल का। अच्छा, एक चीज आपने कहा है कि कभी वो विपक्ष में नहीं रहे, वहीं से एक सवाल सूझ रहा है, बल्कि विचार आया कि भारतीय राजनीति में पूरा इतिहास देखिए, ये संसदीय लोकतंत्र में कांग्रेस को छोड़ करके बाकी दलों के वही नेता उभरे हैं, लोकप्रियता उनकी तेजी से बढ़ी है, जो विपक्ष में रह करके संघर्ष किए हैं। मोदी जी ने सत्ता में रहते हुए अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, लोकप्रिय हुए, कम्युनिकेटर के रूप में और ज्यादा प्रभावी बने। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सही लगता है जो आपने कहा कि वो 24/7 जो व्यक्ति केवल और केवल एक काम करे
तो उसके सक्सेस और उसके सक्सेस के स्तर का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि उन्होंने जो न्यू बेंच बनाया है, जनरली एक आदमी का जीवन कैसे चलता है, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, ठीक, वो इस व्यवस्था के तहत दिए कि आप 8 घंटे सोएंगे, आप 8 घंटे अपने पुरुषार्थ करेंगे, काम करेंगे, और 8 घंटे में आप अपनी दूसरी सोशल एक्टिविटीज जो है, किसी को आना है, जाना है, मिलना है। तो मोदी जी के साथ ये कि वो 24/7 केवल एक ही काम करते हैं, तो आप उसका अंदाज लगा सकते हैं कि रिजल्ट में क्या परिवर्तन आएगा उसमें। प्रदीप जी, कि 2013 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो लगातार मतदाताओं के मन पर छाते चले गए? हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, इतने सारे लोग और इतनी सारी डेमोग्राफी और ज्योग्राफी, सबसे बड़ी बात, इंडिया के अंदर इतना डाइवर्स कंट्री, उसके बावजूद भी वो सबको समझ पाने में और उस समझ के मुताबिक उसकी डिलीवरी कर पाने में सक्षम होते हैं। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि टीडीएस, राशन की दुकान सालों से चली आ रही है, बनी आ रही है, बट अभी आप ये पाएंगे, मेरा खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे खुद के नेटिव प्लेस में जैसे ही ये रिपोर्ट आई कि राशन की दुकान में अमानक स्तर का राशन का वितरण हो रहा है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बीजेपी शासित राज्य की बात कर रहा हूँ, वहां पे आप ये मान लीजिए कि ये खबर जैसे ही आई और ऊपर तक गई, पीएमओ से इंस्ट्रक्शंस गई राज्य सरकार को, और राज्य सरकार से नीचे जितनी भी मिलें थी, मिलों को बंद करना आसान बात नहीं है, जितनी भी राइस की मिलें थी और जितने भी वेयर हाउस थे और जितने भी सरकारी लोग उसमें जिम्मेदार थे उस अमानक स्तर का राशन वितरण में, सारे के सारे सील बंद कर दिए गए। कभी आपने सोचा है कि बड़े लोगों को इस तरह से सील बंद किया जाएगा? नोटबंदी, जैसे सब लोग कहते हैं नोटबंदी के सबके अपने अपने वो हैं, तो ये नोटबंदी का सबसे पहली चीज थी कि ब्लैक मनी को आपको लेके आना है। जैसे ही आपने 500 और 1000 के नोट बंद किए तो सारा का सारा ब्लैक मनी सिस्टम में आया जो संदूकों में बंद था। और क्या होता है ब्लैक मनी को इस सिस्टम में आना? इसको नहीं तो किसको कहते हैं ब्लैक मनी को सिस्टम में आना? उसके बाद सबसे बड़ी चीज, जब ब्लैक मनी आया सिस्टम में तो जिस हिसाब में जो जिस स्लैब में आता था उनको तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना, तो वही तो हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी जो घटना घटी कि एक जो सेंस आता है, एक यूथ को अब ये विश्वास होने लगा कि गलत तरीके से बनाया हुआ पैसा, कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन काम आने वाला नहीं है। तो ये कितनी बड़ी सोच का परिवर्तन है। और सबसे बड़ी चीज कि इतना बड़ा पैसा जो डेड पड़ा था संदूकों में, यदि वो सिस्टम में आता है तो मुझे आज तक कोई इकोनॉमिस्ट ये नहीं समझा पाया कि इसमें नेगेटिव क्या है। सब बोलते तो सारे, मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं तो बोलता हूं कि ये चीजें मुझे समझा दो, ये ब्लैक मनी के ऊपर काउंटर अटैक नहीं है तो क्या है जो संदूकों से पैसा यहाँ आया। दूसरा, मुझे ये समझा दो कि जब बैंक में सिस्टम में पैसा आया तो उससे तो इकोनॉमी और अच्छी होनी चाहिए, वो पैसा तो डेड था। तीसरी बात, डिजिटलाइजेशन जो हमने कोरोना के समय देखा, यदि उस समय हम सब ने डिजिटल के अभ्यस्त नहीं हुए होते थे तो आज आपको लग रहा है कि कोरोना में कितनी आसानी से सबका काम चल गया बिना पैसे के लेन देन किए फिजिकल। चौथी चीज, जीएसटी कलेक्शन। कोरोना के समय बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जिससे कि बड़ा टिकट साइज कहते हैं कि रियल एस्टेट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टूरिज्म, ये सारे के सारे बंद थे। और उसके बाद जीएसटी कलेक्शन अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है 1.75 करोड़, जबकि ये सब बड़े टिकट साइज की चीजें बंद हैं। तो भाई ये जीएसटी का जो अनपैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, वो जब आपके डिजिटल नेट में आई तो जो रोजमर्रा में होता था वो सारे के सारे टैक्स नेट में आए। तो ये भी बहुत बड़ी सक्सेस है, ये मेरा खुद का मानना है। अच्छा, एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बात तो आपने जो हम लोगों की बातचीत के शुरुआत में इसका जिक्र किया, किसी ने शायद ही सोचा होगा कि लाल किले की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री स्वच्छता और शौचालय क्रांति की बात करेगा। तो क्या ऐसे कदमों ने मोदी को आम लोगों तक जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है? बिल्कुल निभाइए सर, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपको या मुझे डायबिटीज है और कोई उसका उपचार कर देता है, आपके और मेरे सुकून का स्तर आप जान सकते हैं। तो शौच का मतलब कितनी मुसीबत होती है, और वो उस मुसीबत से उस पेन को उन्होंने ना ही सिर्फ बखान किया, उसका निवारण भी किया। बिल्कुल। तो सिर्फ अकेला वो नहीं है। जब डीबीटी की बात करते हैं, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की, ये मैं मान रहा हूँ कि वो योजना तो उस समय बनी थी जबकि पिछली मनमोहन सरकार थी। जी हाँ। लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पेपर पे थी वो। जब तक अकाउंट ही ना खुले तो आप पैसे किसको ट्रांसफर करेंगे? एक महिला के हाथ में पैसे आएंगे, उसके नाम पे घर होगा, उसका आप सुकून जान सकते हैं। पैसा लाना ही नहीं है, जो बैंकिंग अपना सिस्टम था
उसमें जो डिप्राइव सेक्शन था उसके लिए बैंक खातों की पहुंच उस दूर बहुत थी। बड़ी बात। ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति गैस आई। कनेक्शन लेना कितना मुश्किल काम था पता है आपको? जी, मैंने जी। अपने घर में स्टोव में, जब हम लोग दिल्ली में आए और मैंने जब इंडिया टुडे में नौकरी चालू की, तो मुझे पता है कि हम केरोसिन की लाइन में लगते थे और कभी कोयला लेके आते थे, क्योंकि कनेक्शन नहीं मिलता था ऐसा, क्योंकि हम तो नए नए आए हुए थे। जी, उसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमारी माँ जो खाना बनाती थी उसका पेन समझ सकते हैं आप। बिल्कुल। गैस कनेक्शन लेना है ना, ब्लैक में लेना पड़ता था, आपके नंबर लगाना पड़ता था। एक सवाल ये है कि अब चुनाव प्रचार का तरीका बदल चुका है। जो करीब 2 दशक पहले तक चुनाव प्रचार का तरीका था, चुनाव आचार संहिता के चलन में आते और कड़ाई से पालन किए जाने के बाद वो तरीका बदल चुका है। अब गाड़ियों का हुजूम नहीं चलता, दिन रात लाउड स्पीकर नहीं बजते। इसके बावजूद ऐसे माहौल में मोदी जी के व्यक्तित्व का जादू लगातार मतदाताओं के मन पर बना रहता है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? एक ही तरह सर, डिलीवरी आपको सब पब्लिसिटी करती है ना। पब्लिसिटी ऐसे जनरली कहा जाता है कि उसकी की जाती है जो माल बिक रही है। हम लोग एडवर्टाइजिंग में हैं तो उसकी की जाती है। तो मोदी जी, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप मोदी जी का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो डिलीवरी की इतनी बात करी, तो इसमें थोड़ी सी बात आप नवीन पटनायक जी की भी कर लीजिए। आप देखिए कि वो कहाँ नजर आते हैं, वो कहाँ कम्युनिकेशन करते हैं, वो कहाँ कुछ करते हैं। 5 बार से लगातार जीत रहे हैं। तो डिलीवरी वही चीज मोदी जी पूरे देश के संदर्भ में करते हैं। यह आम धारणा है कि तकनीक के प्रति पुरानी पीढ़ी थोड़ी लापरवाह होती है, तकनीक से जुड़ नहीं पाती है, जबकि इसके ठीक उलट युवा पीढ़ी तकनीक से ज्यादा फेमिलियर होती है, ज्यादा फ्रेंडली होती है। ऐसे माहौल में भी क्या आपको लगता है कि मोदी जी का तकनीक प्रेमी होना ही युवाओं को उनसे जोड़ता है? बिल्कुल जरूर जुड़ता है, कि उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैंने जैसे कहा ना कि किसकी क्या जरूरतें हैं, युवा हैं तो उनकी अपनी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, बार बार मैं इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि वो अपने एक लीडर की तरफ ही नजर उठा के देखते हैं, और प्रधानमंत्री से बड़ा कौन लीडर हो सकता है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया कि टेक्नोलॉजी को सबसे फोर फ्रंट पे रखने की जरूरत है। यदि हमको ग्लोबल मार्केट में या ग्लोबल सिनारियो में सरवाइव करना है तो बिना टेक्नोलॉजी के आप नहीं कर सकते हैं। आप यदि अमेरिका देखते हैं जहां भी है आज, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय टेक्नोलॉजी। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत पहले बंद कर दी। तो इन सब मामलों में मोदी जी की जो समझ है वो तो गुजरात के समय से है कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने सबसे अधिक प्राथमिकता दी है अपनी गवर्नेंस। उसके साथ टेक्नोलॉजी से वो जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी आती है, स्पीड भी आती है और काम पक्का होता है, एक्यूरेट होता है। जो पहले आपने सुना होगा, राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपए चलते हैं 18 रुपए पहुंचते हैं। 1 रुपए में 18 पैसे मान लीजिए, या 100 रुपए में 18 रुपए मान लीजिए। कहने का मतलब 18%। उसका मतलब ही था, जो एक पॉलिसी बनी और दिल्ली से चली और ग्राम पंचायत के गांव तक पहुंची, तो उसके बीच के अंदर इतने ज्यादा लीकेजेस, इतना ज्यादा समय, इतनी ज्यादा क्वांटिटी का लॉस हो जाता था कि वहां पहुंचते पहुंचते 100 के 18 रह जाते थे। तो आज की डेट में उसका स्तर 70 और 80% तक पहुंचा है। वो क्यों पहुंचा है? टेक्नोलॉजी की वजह से, विल की वजह से, जिसको हम पॉलिटिकल विल के चलते टेक्नोलॉजी आई है। नियत के चलते ये सुनिश्चित हुआ कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, तो उसके लिए जो भी कदम उठाए जाएं वो उठाए जाएं, उसमें टेक्नोलॉजी सर्वोपरि। आखिर में एक सवाल ये बनता है कि इतनी सारी हम लोगों ने बातचीत की और आपने बहुत सारे संदर्भों में, बहुत सारे आयामों में मोदी जी के व्यक्तित्व का आकलन किया हमारे श्रोताओं के साथ। आपकी नजर में मतदाताओं को लुभाने और उन्हें अपने करीब लाने का मोदी मंत्र क्या है? वापस कहूंगा कि उनको समझना और उसके मुताबिक विभिन्न सरकारी व्यवस्थाओं और योजनाओं के चलते उन तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना, पक्का करना, बस यही मंत्र है। प्रदीप जी, आपने चुनाव सुधार और चुनावी बदलावों के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की बड़ी सार्थक व्याख्या प्रस्तुत की है। निश्चित तौर पर इससे हमारे श्रोताओं को मोदी जी के व्यक्तित्व को चुनावी सुधार के संदर्भ में समझने में बहुत मदद मिलेगी। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू जी। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे एक्सिस माई इंडिया के चुनाव विश्लेषक प्रदीप गुप्ता के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता थे आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newzonair.nic.in